हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, दिस इज चिराग अरोड़ा। क्या आप जानते हैं कि आप भी जब प्लांट किंगडम पढ़ते हैं तो उसकी लाइफ साइकिल में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। क्या आपको कभी समझ ही नहीं आता हैप्लॉइड लाइफ साइकिल क्या है, डिप्लॉइड क्या है, गैमेटोफाइट क्या है, स्पोरोफाइट क्या है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या है? कभी नहीं समझ आया। आप या तो इसको रट लेते हैं या फिर इसको छोड़ के चले जाते हैं और हर बार इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस गलत होते हैं। तो चलिए आज इस समस्या को जड़ से खत्म करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल से बात करूंगा। मैं ह्यूमन का एग्जाम्पल लूंगा। ह्यूमन में क्या होता है कि एक डिप्लॉयड बॉडी है, मतलब हमारी जो बॉडी है वो डिप्लॉयड है, मतलब इसके अंदर जो क्रोमोसोम या गुणसूत्र हैं वो जोड़े में प्रेजेंट है। ठीक है। अब इनमें क्या होता है कि जैसे ही गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तो मियोसिस होता है। मियोसिस से हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं। मेल के अंदर स्पर्म्स बनेंगे और फीमेल में एग या ओवम बनेगा। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब इनमें फर्टिलाइजेशन से वापस डिप्लॉयड बॉडी या जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट में आगे माइटोसिस या क्लीवेज बोलो तो उससे एम्ब्रियो बनेगा और उसके बाद में आगे डेवलपमेंट से बेबी का फॉर्मेशन होगा और फिर ये धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। तो कितना सिंपल लाइफ साइकिल था। ओनली डिप्लॉयड बॉडी है और उसी में पूरा जीवन यापन हो रहा है। प्लांट्स में भी होता कुछ ऐसा सही है, लेकिन बस इतना सा फर्क है कि इसी में मैंने जैसे आपको बताया कि ह्यूमन में क्या है, एक बॉडी है और स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो रहा है मियोसिस से। अब मैं अगर बोलूं कि ह्यूमन का अलग अस्तित्व होता और स्पर्म्स का अलग अस्तित्व होता तो क्या होता? ऐसे ही फीमेल के अंदर ह्यूमन का अलग अस्तित्व होता और एग का अलग अस्तित्व होता तो क्या होता? कुछ ऐसा सा ही प्लांट्स के अंदर होता है। इसीलिए इनकी लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। लेकिन सभी में ऐसा नहीं होता, कुछ में होता है। उनकी बात हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले प्लांट्स के बारे में हम बात करें तो प्लांट्स को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है। सबसे पहले हम समझेंगे एल्गी के बारे में। इसकी लाइफ साइकिल में केवल हैप्लॉइड बॉडी होती है। फर्टिलाइजेशन से जैसे ही डिप्लॉइड जाइगोट बनता है उसमें मियोसिस हो जाता है और मियोसिस के बाद में फिर से हैप्लॉइड बॉडी का अस्तित्व आ जाता है। मतलब एल्गी का जो जितना भी प्लांट है वो पूरा का पूरा हैप्लॉइड होता है। जाइगोट बनता है लेकिन जाइगोट में तुरंत मियोसिस हो जाता है और फिर से हैप्लॉइड बॉडी आ जाती है। यहाँ तक समझ आ गया। तो कितना सरल लाइफ साइकिल था इसका भी। अब हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में भी कुछ ऐसा सा ही है। मेन प्लांट बॉडी इनकी जो है वो डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड है मतलब इनमें भी क्रोमोसोम्स जो हैं वो पेयर के अंदर होते हैं। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉइड यानी कि स्पोरोफाइट है। डिप्लॉइड बॉडी को हम स्पोरोफाइट बोलते हैं और हैप्लॉइड बॉडी को गैमेटोफाइट बोलते हैं। बॉडी मतलब प्लांट। ठीक है। जैसे जो भी प्लांट है वो डिप्लॉइड है उसको हम स्पोरोफिटिक प्लांट बोलेंगे और जो भी प्लांट हैप्लॉइड है उनको गैमेटोफिटिक प्लांट बोलेंगे। ठीक है। यहाँ तक बात हमें समझ आ गई। अब देखो, डिप्लॉइड बॉडी का अस्तित्व रहना चाहिए। जिम्नो और एंजियो की बात करें तो डिप्लॉइड बॉडी का अस्तित्व रहना चाहिए, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद बने जाइगोट में मियोसिस नहीं करवाना बल्कि माइटोसिस से ही ग्रोथ करवानी है। जब प्लांट वृद्धि करता हुआ अपनी ग्रोथ फेज को पूरा कर ले उसके बाद गैमीट बनाने के लिए मियोसिस करवाना है। यहाँ तक बात समझ आ गई। हमें गैमेट फॉर्मेशन के लिए मियोसिस करवाना है। कब? जब पूरी ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी होगी। ग्रोथ करने के बाद जब गैमेट फॉर्मेशन करना होगा तो केवल तभी मियोसिस करवाना है। आगे बात समझ। अब मियोसिस से गैमेट बन गए। अब गैमेट में फिर से क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा और फिर से डिप्लॉइड बॉडी आ जाएगी। यहाँ तक बात ह्यूमन के जैसी सी ही है। लेकिन अब हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म। केवल एंजियोस्पर्म की बात करते हैं। एंजियोस्पर्म में क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन होता है, आपको पता हो तो। मतलब इसमें मेल गैमीट्स जो होते हैं वो 2 होते हैं। उनमें से एक गैमीट फीमेल गैमीट से यानी कि एग से फर्टिलाइज होगा, जबकि दूसरा गैमीट सेंट्रल न्यूक्लियाई जिसमें N+N होते हैं उससे फ्यूज होगा। जाइगोट बना 2N और PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना 3N।
यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म की। जिम्नोस्पर्म में ऐसा नहीं होता। जिम्नोस्पर्म में जाइगोट बनेगा, बिल्कुल सही बात है, वहाँ तक बिल्कुल सेम है कि जाइगोट बनेगा। लेकिन जो PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो बिना फर्टिलाइजेशन के बना है। मतलब जो PEN है वो हैप्लॉइड है, उसमें क्या था, ट्रिप्लॉइड था, 3N बना था। यहाँ तक हम जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के बारे में पूरा समझ चुके हैं और एल्गी के बारे में भी पूरा समझ चुके हैं। अब दिक्कत आती है ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइटा में। अब हम बात करेंगे ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा की, जिनकी लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है। मतलब वही बात होगी कि ह्यूमन का अलग अस्तित्व है और उसके स्पर्म का अलग अस्तित्व है। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रायोफाइट की। ये एल्गी के जस्ट बाद आता है। इसका मतलब है कि इनकी भी जो मेन प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड ही होती है। मैं ब्रायोफाइट की बात कर रहा हूँ। अब जो हैप्लॉइड बॉडी है वो एक तो स्वतंत्र जीवी होगी, मतलब स्वतंत्र जीवन यापन करेगी और साथ में फोटोसिंथेसिस भी करेगी। तो ऐसी कल्पना करो कि हमारे पास एक प्लांट है या पौधा है जो कि हैप्लॉइड है। इसमें मेल गैमेटोफाइट को एंथेरिडिया बोलते हैं और फीमेल गैमेटोफाइट को आर्किगोनिया बोलते हैं। मतलब हैप्लॉइड बॉडी में जो भी लैंगिक अंग बने हैं उनको एंथेरिडिया और आर्किगोनिया बोलेंगे। ठीक है। एंथेरिडिया से एंथेरोजोइड्स बनेंगे। एंथेरोजोइड्स मतलब एक टाइप से, जैसे ह्यूमन में स्पर्म थे वैसे ही इनमें एंथेरोजोइड्स होते हैं। अब ये बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं। एंथेरोजोइड्स जो हैं वो बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं। ठीक है। ये पानी के द्वारा तैरकर एग के पास जाएंगे जो आर्किगोनिया में था। ठीक है। तो ऐसी कल्पना करो कि हमारे पास एक पौधा है जो हैप्लॉइड है। इसमें मेल गैमेटोफाइट को एंथेरिडिया और फीमेल गैमेटोफाइट को आर्किगोनिया कहते हैं। दोनों ही हैप्लॉइड है। ये दोनों ग्रोथ करेंगे। अब ये माइटोसिस से गैमीट बनाएंगे। ध्यान रखना, माइटोसिस की बात कर रहा हूं मैं, मियोसिस की बात नहीं कर रहा। अगर मियोसिस होता तो पहले ही हैप्लॉइड बॉडी है उसमें और मियोसिस हो जाता तो N से N/2 बन जाता, जो कि जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, मतलब जो कि संभव नहीं है। तो माइटोसिस से गैमीट्स बनेंगे। इनमें माइटोसिस से गैमीट्स बने। अब गैमीट कौन कौन से होते हैं? एक तो एंथेरिडिया, एंथेरिडिया के अंदर गैमीट बना एंथेरोजोइड्स, और फीमेल या आर्किगोनिया के अंदर जो गैमीट बना उसको बोलेंगे एग। ठीक है। अब एंथेरोजोइड्स बाई फ्लैजिलेटेड है, जो कि पानी के द्वारा तैरकर एग के पास जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब दोनों में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन से क्या होगा? डिप्लॉइड बॉडी बनेगी। डिप्लॉइड बॉडी मतलब स्पोरोफाइट, स्पोरोफिटिक बॉडी बनी। अब देखो, एल्गी के अंदर जैसे ही स्पोरोफाइट बना था उसमें क्या हुआ था? मियोसिस हो गया था। मियोसिस से वापस हैप्लॉइड बॉडी बन गई थी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। स्पोरोफिटिक बॉडी ही आगे ग्रो करेगी। मतलब इसमें एक सेल से दो से 4, 4 से 8 ऐसे ग्रोथ होती जाएगी और एक अलग प्लांट बॉडी बन जाएगी। अब देखो, होता क्या है कि इनका जो डिप्लॉइड बॉडी है या स्पोरोफाइट है वो स्वतंत्र जीवी या फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता। तो ये क्या होगा? गैमेटोफाइट के ऊपर ही सर्वाइव करता है। मतलब एक डायग्राम के थ्रू अपने समझेंगे कि गैमेटोफाइट के ऊपर ही स्पोरोफिटिक बॉडी है। अब मोस की बात करें, जो कि ब्रायोफाइटा का सदस्य है, तो मोस के अंदर जो स्पोरोफिटिक बॉडी है वो फूट, सीटा और कैप्सूल के अंदर डिवाइड होती है। ठीक है। यहाँ तक बात हमें समझ आ गई। मतलब मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है और उसके ऊपर डिप्लॉइड बॉडी या स्पोरोफाइट सर्वाइव कर रही है। ये हैप्लॉइड बॉडी से ही न्यूट्रिशन वगैरह ले रही है। अब जो कैप्सूल बना है, कैप्सूल के अंदर क्या होगा? मियोसिस होगा। कैप्सूल के अंदर मियोसिस से स्पोर्स बनेंगे। यहाँ पे ध्यान रख लेना कि स्पोर्स का फॉर्मेशन मियोसिस से हो रहा है। अब ये स्पोर्स क्या होंगे? जैसे ही कैप्सूल फटेगा तो ये स्पोर्स डिस्पर्स हो जाएंगे या फिर वातावरण में फैल जाएंगे। अब इन स्पोर्स के ही जर्मिनेशन से फिर से हैप्लॉइड बॉडी बनी, क्योंकि स्पोर्स क्या थे? हैप्लॉइड थे, जो कि मियोसिस से बने थे। अब इनमें जर्मिनेशन होगा और हैप्लॉइड बॉडी वापस बन जाएगी, जिनमें फिर से मेल और फीमेल गैमीट्स बनेंगे और ये साइकिल चलता रहेगा। अब आपके अंदर
एक डाउट आ रहा होगा कि सर हमने तो अभी तक पढ़ा था जो उसमें प्रोटोनीमा की बात की थी या लीफी स्टेज की बात की थी, आपने तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया, आपने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। तो चलिए इसकी भी बात कर लेते हैं हम। देखो जो स्पोर बने थे, स्पोर के जर्मिनेशन से प्रोटोनीमा बनता है। अब ये प्रोटोनीमा क्या है, एक विसर्पी संरचना है, जैसे कि पायदान होता है ना, इसी टाइप की संरचना, मतलब जो रेंगता हुआ चल रहा है, मतलब सीधा ऊर्ध्वाधर तने जैसी संरचना नहीं है, पृथ्वी पर रेंगता हुआ चल रहा है, हरा है, शाखित है और तंतुमय भी हो सकता है। आगे बात यहाँ तक समझ। अब इस प्राइमरी प्रोटोनीमा से कुछ पार्श्वीय कलियाँ निकलेंगी, ठीक है। अब इन पार्श्वीय कलियों की आगे ग्रोथ होने से क्या होगा, लीफी स्टेज आ जाएगी। पार्श्वीय कलियों की ग्रोथ से लीफी स्टेज होगी, जिसमें एक सीधा तना होगा और सर्पिल रूप में पत्तियां लगी हुई होंगी। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब देखो प्राइमरी जो प्रोटोनीमा है उसमें कायिक जनन से सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनता है। कायिक जनन की बात कर रहा हूँ, जो विखंडन या फिर मुकुलन वगैरह से हो सकता है। आगे बात समझ। प्राइमरी प्रोटोनीमा समझ आ गया, सेकेंडरी प्रोटोनीमा समझ आ गया और लीफी स्टेज समझ आ गई। अब यहाँ पे बात आती है कि जो लीफी स्टेज है वो भी गैमेटोफाइट या एन बॉडी है, और जो प्राइमरी प्रोटोनीमा है वो भी एन बॉडी है या हैप्लॉइड बॉडी है। लेकिन हम गैमेटोफाइट किसको बोलेंगे, लीफी स्टेज को बोलेंगे। क्यों? क्योंकि लीफी स्टेज में ही आगे चलकर लैंगिक अंग बनेंगे, यानी कि एंथीरिडिया और आर्किगोनिया बनेगा, इसीलिए इसको गैमेटोफाइट बोला है और प्राइमरी प्रोटोनीमा को गैमेटोफाइट नहीं बोला। आगे यहाँ तक समझ में, मतलब सबसे पहले क्या था, हैप्लॉइड बॉडी थी मेन। हैप्लॉइड बॉडी में एंथीरिडिया और आर्किगोनिया थे, जिनमें एंथेराजोइड्स और एग बना। इनके फर्टिलाइजेशन से डिप्लॉइड बॉडी बनी। डिप्लॉइड बॉडी में फिर से ग्रोथ होती गई और एक अलग प्लांट बॉडी बन गई जो उसके ऊपर ही थी, हैप्लॉइड बॉडी के ऊपर ही थी। फिर उसमें कैप्सूल में स्पोर बने, स्पोर डिस्पर्स हुए या फैले हुए एनवायरनमेंट में, जिससे स्पोर्स के उगने से प्राइमरी प्रोटोनीमा बना। अब प्राइमरी प्रोटोनीमा में फिर से लीफी स्टेज आई और लीफी स्टेज पे फिर से वही गैमीट्स का फॉर्मेशन हो गया। पूरा लाइफ साइकिल समझ आ गया हमें, मोस्ट का मैंने बताया है, सबका ऐसा सा ही होगा, ठीक है। चलिए अब मैं बात करूं, ब्रायोफाइटा की हमने पूरी बात कर ली, अब टेरिडोफाइटा की बात करते हैं। देखो ब्रायोफाइटा में हमने मेनली 3 बॉडीज़ की बात की थी, एक तो मेल गैमेटोफाइट, एक फीमेल गैमेटोफाइट। कौन कौन से, एंथेराजोइड्स और आर्किगोनिया। आगे बात समझ। और तीसरी हमने बात की थी स्पोर्स की। टेरिडोफाइटा में, कुछ टेरिडोफाइटा में क्या है कि जो ये स्पोर्स है ना, ये भी 2 अलग अलग हैं, मेल स्पोर्स अलग हैं और फीमेल स्पोर्स अलग हैं। अब इनमें ऐसा ही बाकी सेम यही है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, बस इतना सा अलग फ़र्क है कि इसका जो मेन प्लांट बॉडी है वो डिप्लॉइड है, मतलब कि जो स्वतंत्र जीवी होगा या फोटोसिंथेसिस करेगा वो डिप्लॉइड बॉडी होगी, और जो आश्रित होगा वो हैप्लॉइड बॉडी होगी। बाकी सब कुछ ऐसा सा ही लाइफ साइकिल चलेगा, एंथेरोजोइड्स, आर्किगोनिया ये सब बनेंगे और सेम यही रहेगा। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अलग आ जाते हैं। एक तो क्वेश्चन हो जाता है कि आर्किगोनिया किस किस में प्रेजेंट होती है, तो हम बात करेंगे आर्किगोनिया की। तो एल्गी के अंदर तो आर्किगोनिया का कोई सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म तीनों में आर्किगोनिया बनती है, एंजियोस्पर्म में आर्किगोनिया नहीं होती, ये एक क्वेश्चन। और इसके अलावा कुछ अपवाद भी हैं, मतलब मैंने आपको नॉर्मली बता दिया कि मेन एल्गी की लाइफ साइकिल है हैप्लॉइड या गैमेटोफाइट, ब्रायोफाइटा की हैप्लोडिप्लॉन्टिक, मतलब मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड और ऊपर आश्रित जो प्लांट बॉडी है वो डिप्लॉन्टिक। टेरिडोफाइटा की बात करूं तो मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉइड और उसके ऊपर आश्रित जो है वो हैप्लॉइड। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की प्लांट बॉडी डिप्लॉइड। ये तो था नॉर्मल केसेस। कुछ एक्सेप्शंस इनके हैं जो कि जैसे एल्गी के अंदर है। एल्गी के अंदर मैं बात करूं फ्यूकस की, फ्यूकस क्या है, ब्राउन एल्गी है, लेकिन इसकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो डिप्लॉइड होती है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं कैल्प, कैप से याद रख लो, कैल्प, एक्टोकार्प्स और पॉलीसाइफोनिया, ये 3 एग्जाम्पल, कैल्प्स,
एक्टोकार्ब्स और पॉलीसाइफोनिया। कैल्प और एक्टोकार्ब्स किस में आते हैं? ब्राउन एल्गी में। और पॉलीसाइफोनिया किस में आता है? रेड एल्गी में। ये तीनों ही एल्गी है, लेकिन इनकी जो लाइफ साइकिल है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है। बस अपने को इतना ही ध्यान रखना है कि इनका एग्जाम्पल याद रख लो कि इन एक्सेप्शंस के क्या क्या एग्जाम्पल है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पूछेगा, ना ही एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो आपको यहाँ तक सारा समझ आ गया होगा। उम्मीद है सबकी लाइफ साइकिल अच्छे से क्लियर हो गई। अब कभी भी इनमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी के साथ हमने प्लांट किंगडम का काफ़ी हार्ड पोर्शन बहुत ही आसानी से कवर कर लिया। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कुछ भी ऐसे ही टॉपिक जो समझ नहीं आ रहे या समझने में कठिनाई आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। और कोई भी अपना सजेशन हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही हार्ड से टॉपिक जिसको बहुत ही आसान बनाया गया होगा। ठीक है? और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।